क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते, कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान, थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11 डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, NDS, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारे दूसरी तैयारियां होती हैं। और ये सारी तैयारियां इन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के अंडर में होते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे फिजिक्स 2024 T3 बुकलेट के बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए थे हम लोगों ने। आज हम लोग उसके आगे ये क्वेश्चन नंबर 30 है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। क्या दे रखा है? टू बॉडीज A and B of same mass undergo completely inelastic one-dimensional collision. The body A moves with velocity v1 while body B is at rest. ठीक है, before collision. The velocity of the system after collision is v2. The ratio v1:v2 is, ये चॉइस दे रखा है। कितनी बात सुन में क्या दे रखा है कि दो बॉडी है, दोनों का मास बराबर है। एक बॉडी रेस्ट में है और एक बॉडी मूव कर रहा है, उसकी अपनी एक वेलोसिटी है v1। जब वो टकराते हैं तो ये कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो जब वो टकराते हैं तो उसके बाद वो कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करते हैं और वो है v2 वेलोसिटी। तो v1 और v2 का क्या रेशियो होगा ये बताना है। ठीक है, कितनी बात सुन में मैं इसको फिगर से समझाता हूँ। पहले तो ये समझते हैं कि कोलिजन क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। कोलिजन हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ फिर मैं क्वेश्चन को करा देता हूँ। ये क्वेश्चन 11th क्लास फिजिक्स वर्क एनर्जी पावर का है। कोलिजन होता क्या है ये हम यहाँ लिखते हैं। कोलिजन बताते हैं व्हेन टू बॉडी influence the movement of one another either by coming in direct contact without in contact, that is called collision। क्या मतलब हुआ इसका कि जब दो बॉडी एक दूसरे के मूवमेंट को इम्पैक्ट डालते हैं, चाहे वो एक दूसरे से टकराते हैं डायरेक्टली या नहीं टकराते, तो लेकिन एक दूसरे के मूवमेंट पे इफेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये कोलिजन होता है। जैसे क्या होगा कि जब दो बॉडी टकराते हैं तो वो तो दिख रहा है कि जब दो बॉडी टकरा गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो चार्ज बॉडी रख दो, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज या फिर सेम चार्ज, तो जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं जबकि कांटेक्ट में नहीं है, या फिर अपोजिट चार्ज सेम चार्ज होती है तो वो रिपेल करते हैं जबकि कांटेक्ट में नहीं है। अब देखो अर्थ है, कोई भी चीज़ ऊपर डालेंगे अर्थ खींचेगा, दिखता तो नहीं है ना कि अर्थ खींच रहा है, मगर वो मोशन को इन्फ्लुएंस करता है। जब किसी चीज़ को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, आहिस्ते आहिस्ते वापस आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी कोलिजन होता है। इसको हम लोग इस तरह से कोलिजन का मतलब हो गया। लेकिन जो विजिबल कोलिजन होता है उसी के बारे में इसको डिस्कस यहाँ पे किया है। और वो जो है कोलिजन 4 टाइप्स के दे रखा है यहाँ पे। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली या परफेक्टली सेम चीज, और सुपर इनइलास्टिक कोलिजन। क्या मतलब है? बोला जब भी कभी दो बॉडी टकराएंगे तो या तो उसका मोमेंटम चेंज होता है या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो अगर जब दो बॉडी एक दूसरे से टकराते हैं तो उसका मोमेंटम प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहते हैं। यानी जितना कोलिजन से पहले मोमेंटम था, कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम होता है। कोलिजन से पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था उतना ही कोलिजन के बाद भी काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर ऐसा होता है तो इस कोलिजन को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब दूसरा दे रखा इनइलास्टिक कोलिजन, उसको बद लिखता हूं मैं। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता।
काइनेटिक एनर्जी जो कोलिजन से पहले था जितना, कोलिजन के बाद उससे कम हो जाता है। थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी जो है दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस दोनों केस में, इलास्टिक या इनइलास्टिक, दोनों केस में दोनों बॉडी टकराने के बाद दोनों बॉडी सेपरेट होकर मूव करते हैं। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों अलग अलग चलते हैं। लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि मोमेंटम तो कंजर्व होता है मगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, और साथ ही ये दोनों एक दूसरे में कंबाइन कर जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, लेकिन ये दोनों बॉडी कंबाइन करके एक दूसरे के साथ मूव करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे कंप्लीटली दे रखा सेम चीज़ है। मान लो एक बस जा रहा है, बस चलता हुआ जा रहा है, एक आदमी दौड़ के उसको पकड़ लिया, लटक गया। तो अब क्या हुआ कि ये इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, यानी कि वो उसके ऊपर जाके कंबाइन होकर अब एक ही वेलोसिटी से चलने लगेंगे, दोनों अलग अलग नहीं हुए। जैसे बस पे चढ़ते हैं, ट्रेन पे चढ़ते हैं, तो इस तरह का, या फिर कोई ट्रॉली, मूविंग ट्रॉली पे जंप करके उस पे चले गए, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। एक ये भी होता है सुपर इनइलास्टिक कोलिजन। सुपर का मतलब आमतौर पे क्या होता है कि जब कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी घटता है, लेकिन यहाँ पे का एनर्जी घटता नहीं है बल्कि एनर्जी बढ़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपर इनइलास्टिक कोलिजन। जैसे क्रैकर हम लोग पटाखे फोड़ते हैं हम लोग, तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सुपर इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन समझ में आ गया, ये इस टाइप के कोलिजन होते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे दे रखा है जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये थर्ड वाला है, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसके बारे में हमें देखना है। अब आगे चलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा फिगर से रिप्रेजेंट करता हूँ, फिर रिलेशन को डराइव करता हूँ। यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं मिटा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। ये एक बॉडी है, उसका मास m1 है, ये दूसरा बॉडी है, उसका मास m2 है। m1 की वेलोसिटी u1 है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से v1 दे रखा है, ठीक है, तो हमने इसको v1 से ले लेंगे। और m2 जो है ये रेस्ट में है, तो u2 जो है ना 0 है। जब भी कभी बॉडी कोलाइड होता है तो उससे जो कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी होता है उसको u1 u2 से दिखाते हैं, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी v1 v2 से दिखाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे u1 जो है v1 के बराबर बोला है, और u2 चूंकि वो रेस्ट में है सेकेंड बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब ये जब आप मूव कर रही है तो रेस्ट में ये मूव करके आएगा, तो दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे, क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे और कंबाइन होकर ये मूव करेंगे, ये एक साथ फिर मूव करेंगे। ये इसकी जो वेलोसिटी है v2 है। अब ये v1 और v2 का रेशियो बताना क्वेश्चन में। समझ में आ गई बात, फिगर से समझ में आ गया। अब देखिए इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से क्या बताया है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। एनर्जी तो कंजर्व नहीं होता मगर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ये दोनों मास कंबाइन हो गए, और ये v2, ये टोटल मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी नहीं, मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन या इनइलास्टिक कोलिजन दोनों में ही मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिलेशन लिखा। यहाँ पे जो है m1 को m से दिखाते, क्योंकि दोनों का मास जो है ना सेम है, यहाँ पे दोनों का मास जो है ना सेम है ये, ठीक है। तो m1 को m से दिखा दिया, u1 को v1 से दिखा दिया, क्योंकि u1 जो है ना v1 के बराबर है। इसी तरह से m2 को m से कर दिया और u2 को 0 कर दिया। समझ में बात आ रही है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये भी m, ये भी m, और इसको v2 कर दिया, ठीक है। ये m v1 आ जाएगा इधर, और ये 2m v2 आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v1 अपन v2 जो होगा 2/1 हो जाएगा, v1 इज टू v2, 2 इज टू 1। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका डी आंसर आ जाएगा, ये फोर्थ नंबर आंसर होगा 2 इज टू 1, ठीक है। कितनी बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं।
ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल था। सिर्फ़ इतना आपको समझना था कि कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का क्या रिलेशन होता है, क्या कांसेप्ट होता है। तो इसलिए मैंने कोलिजन एंड इलास्टिक, वो जो 4 टाइप के कोलिजन होते हैं, कोलिजन और उसके टाइप्स ऑफ कोलिजन को हमने बताया, ताकि ये पता चले कि ये किस तरह से होता है। वैसे तो ये इलास्टिक कोलिजन का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। जब दो बॉडी इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, जहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, वहाँ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे प्रॉब्लम होते हैं, और कंसेप्चुअल सवाल भी, कंसेप्ट बेस्ड सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये जो चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना के क्वेश्चन को, मतलब थ्योरी को पढ़ाया, न्यूमेरिकल कराया, डराइव भी कराया, और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल, बहुत ही अच्छे-अच्छे सवाल कराया है, और शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बताया है। तो वो बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल पे जाके और सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही आप हर टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि मेरे 11th एंड 12th के सभी चैप्टर के, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर की मैंने थ्योरी भी, न्यूमेरिकल भी, डेराइव भी करके दे रखा है। ठीक है, तो वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब, ड्रॉपर बच्चे वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि उनको 1 ही साल का वक़्त है। लेकिन वो बच्चे जो 8, 9, 10 में है, और आने वाले दिनों में, फ्यूचर में वो एस्पिरेंट है नीट जेईई के लिए, वो अभी से कर ले, ताकि उस पे आपको कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का कंटेंट तो मिलेगा भी, लेकिन साथ ही आपको गाइडलाइन भी मिलेगा। ठीक है, कि आपको कैसे तैयारी करना है, कब कैसे क्या होना है, किधर से जाना है, क्या करना है, क्या-क्या कब होता है। तो उस तरीके से आपको एक गाइडलाइन में रहेंगे, तो आपको पूरी चीज़ें टाइम से पहले पता चलता रहेगा, और आप ऑर्डर में डायरेक्शनल चलते रहेंगे। क्या होता है, बहुत दफ़ा हमारा जो है ना, टारगेट को हिट मिस कर देते हैं, इसलिए कि हम रैंडम होते हैं। हमें प्लान ही नहीं होता है, हमारे पास प्लानिंग नहीं होती, हमें डायरेक्शनल नहीं होता, क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे करूँ। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से रैंडम होने की वजह से क्या होता है कि हम टारगेट को हिट नहीं कर पाते हैं टाइम पे, कि जिसकी वजह से हमें 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3-3 ड्रॉप की ज़रूरत पड़ जाती है आमतौर पे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नीट में नहीं हुआ तो बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक बार अर्ली करियर होता है, हमारे 12th के बाद फ़ौरन ही नीट चाहिए होता है, बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बन जाता है, तो एक अर्ली कैरियर मिल जाता है लाइफ़ का। तो इसके लिए आदमी चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारी लाइफ में करियर मिल जाए, तो उसके लिए कोशिश करता है, और उसको सक्सेस करने के लिए एक ऑर्डर में, प्लान्ड वे में, डायरेक्शन में होना ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे हम लोग हिट कर लें। ओके, ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है कि आप टाइम पे हिट नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं सारे टेस्ट। कैसे निकाल लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप नहीं निकाल रहे? क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर गाइडलाइन में होते हैं, अपने आप को फोकस रखते हैं, तब जाके वो निकाल लेते हैं टाइम पे। वरना अगर फोकस नहीं हुए, प्रॉपर गाइडलाइन में नहीं होंगे, तो रैंडम चलेंगे, जब जब जी में आया पढ़ लेंगे, कर लेंगे, तो वो फिर आपको टाइम टेकिंग हो जाता है। जो काम 2 साल में होना, 3 साल में होना, वो 4 साल, 5 साल लग जाता है। ओके, एनीवे, कितनी बात समझ में आई? तो आप ओवरऑल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, साथ ही मुझे फेसबुक, इंस्टा पे भी फॉलो करिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें डालते रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी डालता हूँ, तो आपको इन्फॉर्म भी रहेंगे, गाइडलाइन में भी रहेंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चन को जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए, मैंने करा रखा है। ऐसा नहीं, आप उसमें क्या हो गया, जब आप वहाँ से करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। यानी जब क्लास में टीचर पढ़ाएगा तब आप पढ़ेंगे, जबकि यहाँ पे मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा होगा, बना रखा, आपको पढ़ना है जैसे मैंने इसे बताया, ऐसे वहाँ पे भी पढ़ा रखा, समझा रखा, क्वेश्चन को टॉपिक वाइज करा रखा है, तो आप उसको करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आता चला जाएगा, कम टाइम में ज़्यादा काम होगा, आपका टाइम ख़राब नहीं होगा कि खूब पढ़ने जाऊँगा या टीचर पढ़ाएगा, फिर मैं समझ में आएगा, क्वेश्चन करूँ। हाँ, आप उसी के टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो वो देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आप सीख जाएँगे। ओके, थैंक यू।